एक्स और वाई की हमको ऐसी वैल्यू सिलेक्ट करना है जिसके कारण हमारा ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ये क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए। क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए। तो अब हमने क्या किया, एक्स और वाई की वैल्यू हमने पुट करना स्टार्ट करी, और पुट करने के बाद में ये रैंडम प्रोसेस है, आप इसको रैंडमली सॉल्व कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, एक्स की और वाई की मिनिमम वैल्यू लेना है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक्स और वाई की हमने क्या वैल्यू ली, 12, 5, 4, 22, 15, 6, 20, 4, 5, 13 और 17, 14। ये जो जितनी भी आप वैल्यूज़ देख रहे होंगे, है ना, ये वैल्यूज़ आप देख रहे होंगे, इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 4, और सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 22। तो मतलब क्या है, आपने इस प्रोसेस के अंदर क्या कर दी है, एक रेंज डिसाइड कर दी कि आपको 4 से लेके 20 तक के बीच की जो भी वैल्यू होगी उसके एक रेंज के अंदर ही एक्स और वाई की वैल्यू आपको लेना है। क्लियर है। और यही आपको जनरेट भी कर सकते हो आप रेंडमली, है ना। जैसे आप एक्सेल में जाओगे तो वहाँ पर है ना ऐसा फॉर्मूला मतलब आता है रैंडम बिटवीन, है ना, तो वहाँ पर आप इनके बीच में वैल्यू जनरेट कर सकते हो एक्स और वाई की। फिर अब एक्स और वाई की वैल्यू आपने रेंज डिसाइड कर ली कि भैया 4 से लेकर 20 तक आपने वैल्यू रेंज पहले डिसाइड कर ली और क्रिएट कर ली, फिर उसके बाद में आपने इस इक्वेशन में पुट किया। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन। मतलब मैंने क्या किया कि मेरा ये जो पूरा एरिया है, या मैं ऐसा बोलूँ वर्क स्पेस, क्या बोला मैंने इसको, ये वर्क स्पेस, और इस वर्क स्पेस की मैंने रेंज डिसाइड कर ली कितनी, 4 से लेके 20 तक के बीच में ही मैं वैल्यू डिसाइड करूंगा, रेंडमाइज करूंगा। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन एल्गोरिथम का। क्लियर हो गया, इसमें किसी को कोई डाउट। मतलब मैंने क्या किया, मैंने उसका एक बाउंड्री डिसाइड कर ली है कि मेरे को इस बाउंड्री के अंदर ही इसकी वैल्यू चाहिए, मिनिमम वैल्यू 4 से नीचे नहीं जाए और 20 से ऊपर नहीं जाए। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। क्लियर हो गया आपको। मैंने मेरे एल्गोरिथम का मैंने क्या करा, एक बाउंड्री डिसाइड कर ली है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। क्लियर हो गया आपको। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, उसको दूसरी स्टेप में मैंने क्या किया, ये जो वैल्यू मेरी आ गई थी इसी वैल्यू को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे पुट कर दिया। ये जो वैल्यू देख रहे हो आप 12 और 5, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, इवोल्यूशन कर रहा हूँ। तो मेरा फंक्शन जो क्या था, वो फंक्शन मेरा था f(x) = 2x प्लस y था। तो इसमें x और y की वैल्यू मैंने यहाँ से उठाकर यहाँ पे पुटअप कर दी, तो मेरे पास x1 की वैल्यू कितनी आ गई, 29। ठीक है, तो अल्टीमेटली अपन ने क्या किया कि ये जो x और y की जो वैल्यू है ना 12 और 5 या 12 और 5, ऐसे ही आपकी 4 और 22 है, 15 और 6 है, इन सब वैल्यू को मैंने उठाकर जो मेरी सेकंड स्टेप है इवोल्यूशन, इसमें मैंने क्या कर दिया, पुट ऑन कर दिया। तो मेरे पास में पहला वाला फंक्शन का वैल्यू आ गया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का कितना आया, 29। दूसरे वाले का क्या आया, 30। दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। यस सर। फिर तीसरे वाले का आया 36, और फिर फोर्थ वाले का आया 44, 23 और 38। मतलब अल्टीमेटली व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू पुट जस्ट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन विच इज f(x) = 2x plus y, and after that what we have to do, we have to select। हम लोगों ने उसमें से सिलेक्ट किया, भैया 6 अपने पास में वैल्यू थी, x की 6 वैल्यू, y की 6 वैल्यू, उन 6 x की वैल्यू और y की वैल्यू को ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुटअप करने के बाद में मेरे को उन 6 वैल्यू में से कौन सी लेना है, तो मेरे को एक सिलेक्शन प्रोसेस करनी पड़ेगी ना। तो वो सिलेक्शन प्रोसेस जो है मैं किसके हिसाब से करूँ, तो वो सिलेक्शन प्रोसेस मैंने प्रोबेबिलिटी के हिसाब से करी, और वो सिलेक्शन प्रोसेस में से भी मेरे को ये देखना है कि कौन सा मेरे को ज़्यादा सटीक बैठेगा। तो सबसे पहले मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगी। तो आप प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, 1/(1 + f(x1)। तो आपका जो भी फंक्शन आया था x1, जैसे x1, x2, f(x3), 4, 5, 6, इन सब की वैल्यू आप देखोगे इसके ऊपर वाली प्रीवियस स्लाइड में, तो वही वैल्यू मैंने लिखी यहाँ पे 30, 31, 37, 45, 24, 38, और उनकी प्रोबेबिलिटी निकाल ली है, और फिर उनको प्लस कर दिया। और लास्ट में आप देखोगे इसको प्लस करने के बाद में आप एक एक की प्रोबेबिलिटी आप फाइंड आउट करोगे, है ना। यहाँ पे तो अभी अपन ने क्या करा, फिटनेस निकाला है केवल,
फिटनेस निकाला क्या, 1/1 प्लस fx1। ये अपन ने क्या कर रहे हैं, जीरो प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हमने उसमें एक को ऐड किया है। क्या किया है, आप देखोगे 1/1 प्लस fx लिखा हुआ है, मैंने लिखा है ना यहाँ पे, तो मैंने कुछ नहीं किया, उसको इन्वर्स कर दिया है और नीचे आप देखोगे तो मैंने प्रॉबिलिटी निकाल ली है। तो आप देख रहे होगे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 1 जो है वो कितनी आ रही है, सबसे कम प्रोबेबिलिटी किसकी आ रही है, 6th वैल्यू की, और सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी आ रही है, 5th वैल्यू की। ठीक है ना, तो इस तरीके से सॉरी 4th की आ रही है और 5th की, 4th और 5th की वैल्यू हमारे पास में कम आ रही। तो बोले सर इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि मैं मेरे फिटनेस मतलब मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 6 वैल्यू है, उन 6 वैल्यू में से सबसे सटीक वैल्यू कौन सी आएगी जिससे मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन का फिटनेस मेरे को बहुत अच्छा मिले, या मैं ऐसा बोलूँ कि मेरे को अच्छी वैल्यू मिले, सबसे मिनिमाइज वैल्यू मिले, तो उसके लिए मैंने ये चीज़ यहाँ पे परफॉर्म की है। अब बात आती है कि अब ये 6 वैल्यू के बीच में कुछ ना कुछ तो अपने को इंटरचेंज करना पड़ेगा, इधर उधर करना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, पहले वाले को दूसरे वाले से अलग कर दिया, दूसरे वाले को पांचवें वाले से इंटरचेंज कर दिया और पांचवें वाले को फर्स्ट वाले से इंटरचेंज कर दिया। तो बोले सर ये कैसे कर लिया आपने, तो ये एक क्या होती है, मेथड होती है ना। जब आप टूल को यूज़ करोगे या एल्गोरिथम में जाओगे तो आपको वो चीज़ समझ में और अच्छे से आएगी। अल्टीमेटली व्हाट वी हैव टू डू, हम लोगों ने 2 वैल्यू के बीच में इंटरचेंज कर दिया, पहली दूसरी में, जैसे 12 और 5 वैल्यू थी x की और y की, और दूसरे वाले की थी 4 और 22। अब बोले ये कहाँ से आ गई, ये यहाँ से आई। देखो वही पहली वाली स्लाइड पे पहुँच जाओ आप, 12 और 5, 4 और 22, मतलब मैंने क्या करा, इन दोनों के बीच में इंटरचेंज कर दिया है। ठीक है ना, क्या इंटरचेंज किया है, इन दोनों के बीच में से 12 और 4 में से मेरे फिटनेस के लिए सबसे अच्छी वैल्यू कौन सी होगी, तो उसने 12 सिलेक्ट कर लिया, और 5 और 22 के लिए 5 और 22 में से सबसे बेटर वैल्यू कौन सी होगी, तो उसने 22 सिलेक्ट कर लिया। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पर अपने क्रोमोसोम सिलेक्ट करने पड़ेंगे, और फिर लास्ट में जब जाके आप देखोगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हम लोगों ने किस तरीके से हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को कम से कम वैल्यू के लिए सिलेक्ट किया, उसके लिए जनरेशन की हम लोगों ने, है ना, और फिर उसके बाद में हमारे को जो भी आउटकम मिला वो हमारा मिनिमाइजेशन की तरफ ही जाएगा। फिर मैंने आगे आपको बताया था कि जी कैसे हुआ 2 into 6 नंबर ऑफ पॉपुलेशन, ये इसे ऐसे हुआ कि हम लोगों ने क्या किया, क्रॉस ओवर कर दिया। मतलब जैसे ऐसा मान लो, ये जो पहले वाली वैल्यू थी ना आपकी, ये दोनों 12 और 5, 4 और 22, यस सर, बराबर है ना। तो 12 और 5 और 4 और 22 में अब आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जा रहा है, किसके, आपके फिटनेस के। आप देखो, आपने ध्यान से देखा होगा कि एक फॉर्मूला यूज़ किया हुआ था मैंने यहाँ पे, क्या कि प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू फिटनेस अपॉन में टोटल जितना भी उसका वैल्यू होगा वो। क्लियर है ना। फिर अपन आगे बढ़े, ये अपन ने किसके लिए यूज़ किया, इसकी प्रोबेबिलिटी के लिए यूज़ किया। लेकिन अभी मेरे को क्या करना है, इंटरचेंज करना है एक दूसरे से। ठीक है ना, तो इंटरचेंज करने के लिए मैंने क्या करा, जैसे आपने वहाँ पर ऊपर देखा था, मैंने 1 और 2, ये यहाँ पर 1 और 2, 2 और 5 और 5 और 1, इनके बीच में वैल्यू का इंटरचेंज हुआ है आपस में। ठीक है ना, तो वैल्यूज है ना टोटल दो, तो फिर मतलब 1 और 2 का ही क्यों किया, 2 and 5 का ही किया, क्योंकि इसमें से हम लोग सबसे मिनिमम वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। आप क्रॉस ओवर तो जो है वो अपने आप होता है, ये एक तो डिफॉल्टर फिनोमिना होता है ना। लेकिन जो आपका क्वेश्चन ये है कि 1 और 2 को क्यों ही किया, 2 और 5 को ही क्यों किया, या 5 वाले में 5 और 1 को ही क्यों किया, है ना। आप जब ये जो क्रॉस ओवर है ये आप किसी में भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, ये एक्चुअल में क्या है कि मिनिमम की तरफ बढ़ रहे हैं, इसीलिए हम लोग उसमें से इंटरचेंज इस तरीके से कर रहे हैं, है ना। जैसे आप देख रहे होगे यहाँ पे, इसके भी पहले मैंने आपको एक न्यूमेरिकल बताया था, जैसे ये क्रॉस ओवर की सिचुएशन है। 1 रेड कलर का है, 0 येलो कलर का है, 1 ब्लू कलर का है और 0 क्या है, ग्रीन कलर का है। इन दोनों में से मेरे लिए बेटर कौन सा होगा, तो उसने मेरे को निकाल के दे दिया 1। और इन दोनों में से बेटर कौन सा होगा क्रॉस ओवर में,
तो इसको निकाल के दे दिया 0। अब ये होता कैसे है, ये तो इसमें क्या इस चीज़ को यदि अपन समझने जाएंगे, है ना, तो ये एक्चुअल में क्या है, ये आपके फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका फंक्शन कैसा है, ऑप्टिमाइजेशन आप कैसे कर रहे हो, मैक्सिमाइज की तरफ जा रहे हो या मिनिमाइज की तरफ जा रहे हो, ठीक है ना। जैसे कि आप अभी देख रहे थे कि अभी अपना जो फंक्शन है ये f(x = 2x + y), इसको क्या करना है, मेरे को कम करना है। तो आपने यहाँ पर देखा होगा इसने क्या करा है, ये जो वैल्यू है कौन सी, 12, 5, 4, 22 है ना, और 15, 6, ये जो आप वैल्यू देख रहे हो इसी के बीच में इंटरचेंज हुआ है। यही वाली स्लाइड को आप देखो ध्यान से, यही वाली स्लाइड है, इन दोनों के बीच में इंटरचेंज किया उसने, ठीक है ना। 12 और 5 और 4 और 22 के बीच में उसने इंटरचेंज किया। और क्रोमोसोम 2 के लिए क्या किया उसने, 2 and 5 लिया है। वेरी गुड, क्या लिया है, 2 और 2 and 5, और लास्ट वाले के लिए क्या किया है, 5 और 1, 5 और 1। तो आप देख रहे होगे ध्यान से कि इसमें है ना बार बार एक एक चीज कॉमन आ रही है। जैसे पहले वाले के लिए आप देखोगे तो 1 और 2, फिर दूसरे वालों के लिए देखोगे तो दूसरे वाले को भी लिया उसने कॉमन, और फिर किसको लिया, 5 को लिया। और यही चीज अपने लास्ट वाले के लिए करी तो उसने 1 को कॉमन लिया 5 के साथ में। ये समझ पा रहे हो आप क्या हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है कि आपको इन्हीं में से बेटर चीज को ढूंढना है तो आपको उसी को बार बार रिपीट करना पड़ेगा, समझ रहे हो, है ना। ये नंबर्स आपको ऐसे क्लियर नहीं हो पा रहे होंगे, लेकिन जब आप उसको एक फंक्शन लेके जब आप खुद तो सॉल्व करोगे नहीं, आपको कोई टूल को यूज़ करना पड़ेगा और वही आपको निकाल के देगा। लेकिन हाँ, यदि आप एक्सेल में इसको सॉल्व करोगे तो अभी आपने 3 ही कॉम्बिनेशन लिए। कौन कौन से कॉम्बिनेशन लिए, 1 वाले को लिया आपने 2 वाले के साथ में, 2 वाले को लिया आपने 5 वाले के साथ में, और 5 वाले को वापस 1 वाले के साथ में रिपीट कर दिया, ठीक है ना। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, लेकिन अभी इसने यहाँ पर हमको क्या किया है, केवल ये 3 का ही कॉम्बिनेशन लेके हमको बताया हुआ है, ठीक है। तो अब आप जब यहाँ पर देखोगे ध्यान से तो यहाँ पर आप देखना 1 और 2, 2 और 5, 5 और 1, इन्हीं के बीच में क्रॉस ओवर हो रहा है, मतलब वैल्यू जो है एक दूसरे को इंटरचेंज करेगी। तो यहाँ पर आप देखो 12, 5 और 4, 22, 4 वैल्यू है, इन 4 वैल्यू के बीच में इंटरचेंज हो रहा है, ठीक है ना। और जो भी इसमें से बेस्ट होगा वो अपने आप निकाल के आपको दे देगा। ये क्रॉस ओवर, ये जीए की खुद की खासियत है ना। फिर ये 4, 22, 5, 13 में से 4 और 13 उसने निकाल के दे दिया, ठीक है ना। फिर ऐसे ही आप 5, 13 और 12, 5 में से निकालोगे तो 5 इधर भी निकाल दिया उसने और 5 उधर भी निकाल दिया। ये सब वैल्यू आपको क्या करना है, तब ये कॉमन वैल्यूज निकाल कर दे रहा है कि ये मिनिमाइजेशन के बेस पे है या मैक्सिमाइजेशन के बेस पे। मिनिमाइज वाले में 12 और 22 निकाला बेटा, ये है ना मिनिमाइज। आप मिनिमाइज जैसे अभी मैंने 3 कॉम्बिनेशन बताया ना, ये 3 कॉम्बिनेशन 6 कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं, और ये 6 कॉम्बिनेशन होने के बाद में आपको इसकी वैल्यू, इसमें एक स्टेप स्किप हो गई, ये वैल्यू आपको उठा के फिटनेस फंक्शन में डालनी है। फिटनेस फंक्शन में आप जब डालोगे तो आपको जो मिनिमम वैल्यू मिलेगी उसका कॉम्बिनेशन आपको इस क्रॉस ओवर में से फिर सिलेक्ट करना है, समझ रहे हो। जैसे 12 और 22 की वैल्यू आप डालना उसमें, है ना, इसके अलावा भी डालना आप, लेकिन अपने को क्या करना है, उसका इंटरचेंज करना है, ठीक है ना। वो इंटरचेंज करने के बाद में जो सबसे मिनिमम वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू आपकी क्रॉस ओवर में क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। तो लास्ट में आप जब देखोगे यहाँ पे क्रोमोसोम प्रोसेस आफ्टर क्रॉस ओवर प्रोसेस इज गिवन बाय, अभी क्या हो गई देखो, नई प्रोसेस बन गई यहाँ पे 12 और 22। पहले 1 वाले की वैल्यू कितनी थी, 12 और 5 थी, बराबर है ना। तो अभी क्या हो गई, ये चेंज हो गई। फिर आप इधर आओ नीचे, अभी आप देख रहे होगे यहाँ पे दूसरे वाले की वैल्यू कितनी है, 4 और 13, पहले कितनी थी, 4 और 22, बराबर है। और ऐसे ही आपकी वैल्यू कितनी है 5वें वाले क्रोमोसोम की, 5 और 13, और अब कितनी हो गई, 5, 5। हाँ। तो कहने का ये मतलब है जब आप इसको देखोगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जो क्रॉस ओवर हुआ है वो किस किस में हुआ है, एक तो 1 में हुआ है, एक तो 2 में हुआ है, और एक काय में हुआ है, 5 में हुआ है। तो बोले सर बाकियों में क्यों नहीं हुआ, बाकी में भी आप कर सकते हो, है ना। लेकिन वो एक्चुअल में क्या है, एक ही बार में, जैसे मान लो ये इट इज समथिंग लाइक अ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, मेरे पास में 2 ही बॉल है, एक रेड है और एक येलो है,
और एक और मेरा कॉम्बिनेशन है, उसमें मेरे पास में रेड है और येलो है, तो 2 और 2 कितनी हो गई, 4 हो गई। अब मैं 4 में से कोई 2 ही सिलेक्ट करूंगा। समझ पा रहे हो? मेरे पास में कितनी वैल्यू थी यहाँ पर, 2 2 4 6 8 10 और 12। अब इन 12 में से क्रॉस ओवर करने के बाद में मैं केवल 6 वैल्यू ही मेरे पास में आएगी, मतलब 12 की 6 आएगी। तो 12 की 6 आई और वो 6 वैल्यू जो है वो किस किस के लिए निकली, 1 2 और 5 के लिए। अब आपको वापस से क्रॉस ओवर करना है। आपको लग रहा है नहीं ये जो वैल्यू है ये मेरे लिए ठीक नहीं है, आप फिर से क्रॉस ओवर करो, फिर से 6 वैल्यू आएगी आपके पास में। ये क्या है, एक तरीके का ट्रायल एरर मेथड है। इसमें से जो भी ठीक वैल्यू लगेगी आपको, आप क्रॉस ओवर को कंटिन्यू कर लो और आपके बाद में आपके पास में क्या आ जाएगा, दूसरा स्टेप आ जाएगा, जो कि आ जाएगा किसका, म्यूटेशन का। बराबर है? ठीक है। अब बेटा आपको यदि इसको डिटेल में समझना होगा तो फिर मेरे को आपको इसको एल्गोरिथम को पूरा रन करके बताना पड़ेगा एक बार, है ना। अभी तो अपने मतलब ये क्या है, सिर्फ एक अपना छोटा सा एल्गोरिथम है, क्योंकि इसके अंदर अब मैं सिर्फ छोटे एल्गोरिथम का आपको बेसिक ही दे रहा हूँ। इसका सॉल्यूशन जो है वो आपको खुद को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, और यदि फिर भी यदि आपको इसको इंटेंशनली खुद को समझना है ना, तो आप मेरे पास में वेल एंड गुड आ सकते हैं, है ना। क्योंकि अभी अपने पास में क्या एल्गोरिथम बहुत सारा है। अभी अपन सिर्फ ये सॉफ्ट कंप्यूटिंग के अंदर मैं आपको सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ, और बेसिक के अंदर मैंने आपको बताया कि जो जीए होता है वो स्टोकेस्टिक पॉपुलेशन बेस्ड एल्गोरिथम होता है। इसके अंदर अपने पास में 5 स्टेप होती है। इनिशियलाइजेशन, ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं, इस इनिशियलाइजेशन से फंक्शन का, फिटनेस फंक्शन का इवोल्यूशन करते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, उसमें करते हैं हम लोग क्रॉस ओवर, है ना। फिर उसके बाद करते हैं लास्ट में हम लोग म्यूटेशन, और लास्ट में आपने देखा होगा कि कितने उसमें वैल्यूज़ आई। ये सब चीज़ें रैंडम है। अब मान लीजिए क्रॉस ओवर का मैं कुछ अलग फैक्टर ले लूँ, है ना, ये फैक्टर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। क्लियर है ना, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। क्लियर है? तो अभी आपको सिर्फ मोटा मोटा ये समझना है कि जो जीए है उसके अंदर 4 स्टेप होती है, और ये चारों स्टेप जो होती है उनका अलग अलग इम्पोर्टेंस होता है। और ये क्या करती है, हमारे गिवन जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, उस गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हम लोग रैंडम वैल्यू डाल के उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे एल्गोरिथम होते हैं। यही एल्गोरिथम हमारे लिए बेस्ट होगा या नहीं होगा, उसके पहले हमको क्या करना पड़ेगा, दूसरे एल्गोरिथम को भी पढ़ना पड़ेगा। बाकी आपके सामने जितने भी आप देख रहे हो एप्लीकेशन, इन सारी जगह पर हम लोग इसको यूज़ करते हैं। चाहे वो एयरलाइंस का रेवेन्यू मैनेजमेंट हो, चाहे आपका ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग सिस्टम हो, चाहे आपका मल्टी मॉडल ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक हो, है ना, अलग अलग जगह पर इस जीए को हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है ना। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम और ये कैसे किया, 2 × 6 ऊपर 5th स्टेप में म्यूटेशन में। ये तो बेटा यहाँ पर इनने क्या निकाला है कि कितना हम लोगों ने जनरेशन किया, तो वही मैंने बोला ना 12 वैल्यू थी हमारे पास में, उस 12 वैल्यू को जनरेट किया हमने, मतलब 12 हमारा क्या हो गया। मैंने क्या बोला सबसे पहले कि मेरे पास में एक स्पेस थी, कितनी स्पेस थी, 4 से लगा के 20 तक की वैल्यू मैंने जनरेट करी। आपने भी पहली स्लाइड में देखा होगा, देखा था कि नहीं देखा था? यस सर। तो वो 4 से 20 तक की वैल्यू मेरे पास में स्पेस है, लेकिन उस स्पेस के अंदर मैंने 12 बार पॉपुलेशन को जनरेट किया, मतलब 12 वैल्यू जनरेट करी। इन 4 और 20 में से 4 और 20 मेरी रेंज बना ली मैंने, ये मेरा डायमेंशन हो गया। जिस डायमेंशन में मैंने क्या किया, 12 जनरेशन खुद ने जीए की हेल्प से निकाले, ठीक है। और उसमें मैंने 0.9 का म्यूटेशन एक्सपेक्ट किया, तो मेरे पास कितना म्यूटेशन हो गया, टोटल 11 म्यूटेशन हो गया। 0.9 × 12, ये म्यूटेशन क्या है, ये फैक्टर लेते हैं हम लोग, म्यूटेशन फैक्टर। इसको डिटेल में आपको और समझना हो, ठीक है ना, तो अपन इसको थोड़ा सा क्लास के मतलब इसके ये एल्गोरिथम के बाद में और डिस्कस करेंगे, है ना। मैं आपको रियल लाइफ प्रॉब्लम बता दूंगा, उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यदि आपको याद हो तो मैंने आपको एक पेपर डिस्कस किया था मेरा, याद है आपको, जिसका लिटरेचर रिव्यू लिखने का बोला था मैंने? यस सर। वही पेपर का जीए आप लगा के देख लेना, आपको वहाँ पे दिख जाएगा। वो जो पेपर है उसी में मैंने जीए लगाया हुआ है, उसमें भी स्टेप दिखेगी आपको 1 by 1, ठीक है ना। अब उसको कैसे सॉल्व करना है ना, क्योंकि क्या है बेटा, मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। आप इसका सॉल्यूशन मांगोगे तो उसके लिए फिर अपने को इस मतलब ये और एक्स्ट्रा टाइम लगेगा अपने को, है ना। तो अभी अपने पास एल्गोरिथम बहुत सारे हैं,
अभी अपन एल्गोरिथम समझ लें पहले, एप्लीकेशन में लिखा है न्यूरल नेटवर्क, ये क्या होता है? वो भी बता रहा हूँ मैं, ठीक है। न्यूरल नेटवर्क, फर्स्ट है न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क का मीनिंग ये हो गया कि फॉर एग्जांपल जैसे अपन अभी आगे अपन देखेंगे जैसे क्या होता है। फॉर एग्जांपल न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, इसको यदि आप बहुत हिंदी भाषा में समझाने की कोशिश करूँ, जैसे फॉर एग्जांपल क्या हुआ, इट इज़ अ हिरार्की। हिरार्की क्या होता है, जैसे एक प्रोजेक्ट मैनेजर होता है कंस्ट्रक्शन में प्रोजेक्ट मैनेजर होता है। उस प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर कौन कौन होता है, मान लो 2 साइट इंजीनियर है, ठीक। उन 2 साइट इंजीनियर के अंदर 4 सुपरवाइज़र है। उन 4 सुपरवाइज़र के अंदर में 4 लेबर कॉन्ट्रैक्टर है। उन 4 लेबर कॉन्ट्रैक्टर के अंदर 60 लेबर है, ठीक है। तो ये क्या बन गया, एक पूरा हिरार्की बन गई, एक न्यूरल नेटवर्क बन गया, बराबर है ना। तो जहाँ जहाँ पर भी इस तरीके के नेटवर्क्स क्रिएट होंगे वहाँ पर हम लोग जीए यूज़ कर सकते हैं। और इसको यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, अब मैंने तो आपको क्या बताया कि ये प्रोजेक्ट मैनेजर था, उसके अंदर में 2 साइट इंजीनियर थे, उनके अंदर में 4 लेबर कॉन्ट्रैक्टर थी और 60 लेबर थी। तो बोले सर इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि आपको 2 ही साइट इंजीनियर रखने थे, 4 लेबर कॉन्ट्रैक्टर रखना थे। ये आपने कैसे निकाला, ये निकालने का जो एप्लीकेशन है या निकालने की जो मेथड है या कितने साइट इंजीनियर सुपरवाइज़र लगेंगे अपने को, ये भी इनको यूज़ करने के लिए आप लोग जीए का एप्लीकेशन यूज़ करके उसमें मिनिमम मेन पावर निकाल के मैक्सिमम आउटपुट क्रिएट कर सकते हो। ये है जीए का एप्लीकेशन। समझ पा रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस सर। ये मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया। अब मान लो फॉर एग्जांपल कोई मोबाइल नेटवर्किंग कंपनी है ना, उसके पास में वो हिरार्की बनेगी पूरी। अब उसका जितना लोकेशन एरिया होगा, मतलब फॉर एग्जांपल इंदौर में उसके पास में 10 जगह है, भोपाल में 10 जगह है, तो ओवरऑल एमपी में कितनी जगह है, और उस एमपी की जगह को कम से कम मिनिमाइज करके, है ना, मेन पावर को मिनिमाइज करके, सैलरी भी मिनिमाइज करके मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी का आउटपुट करना चाहूँ, तो फिर मैं क्या करूँगा, मेरे को कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई तो ऐसा टूल चाहिए। तो जीए एक ऐसा एल्गोरिथम है जिसका वाइड स्प्रेड एप्लीकेशन आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, बराबर है। तो इसका एप्लीकेशन आपको बहुत सारी फील्ड में दिखेगा। अब ये तो एक बात हो गई क्या, एक एल्गोरिथम की। ऐसे हमारे पास में कितने ही एल्गोरिथम चल रहे हैं, उसमें से एक और एल्गोरिथम आ गया जिसका नाम है क्या, सिमुलेटेड एनीलिंग, मतलब ऐसे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब मेरे पास में कितने एल्गोरिथम है, श्रुति को पता होगा। श्रुति कितने एल्गोरिथम है मेरे पास में? कितने एल्गोरिथम है? इतने एल्गोरिथम है, देख लो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। हाँ सर। कितने एल्गोरिथम है, एक एक को पढ़ना चाहोगे आप? दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। इतने एल्गोरिथम को आप पढ़ने बैठेंगे तो सबसे पहले तो आपको इनका ओवरव्यू लेना पड़ेगा, जो कि मैं आपको दे रहा हूं। लेकिन आपको सिलेक्ट कौन सा करना है, आपको सबसे इजी कौन सा पड़ेगा, इट्स डिपेंड अपॉन योर एफर्ट्स, योर चॉइस एंड योर एप्लीकेशन। आपका एप्लीकेशन कहाँ पर है ये आपको देखना पड़ेगा। देखो कितने सारे एल्गोरिथम है। पहला ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक 2 प्रकार की होती है, एक ट्रेडिशनल मतलब जो ओल्ड है, और एक जो नई जिसको हम लोग बोलते हैं मेटा ह्यूरिस्टिक एल्गोरिथम, जो कि मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसके अंदर आप देख रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग, नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग पहले यूज होती थी। लीनियर प्रोग्रामिंग आपने पढ़ा होगा M1 M2 में, या फिर आपने M.Tech में भी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा मैथ्स में, है ना। ये आपको जो भी सब्जेक्ट आपने ऑप्ट किया होगा लीनियर प्रोग्रामिंग। उसके बाद नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में भी पढ़ा होगा आपने बहुत सारी जगह पे, या B.Tech में पढ़ा होगा, ठीक है। फिर अब जो नया जमाना आया है वो आया है मेटा ह्यूरिस्टिक एल्गोरिथम का, बराबर है ना। और उसी के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, है ना, जिसमें से हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी, ये मेटा ह्यूरिस्टिक एल्गोरिथम है। उसके अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं इवोल्यूशनरी एल्गोरिथम, जिसके अंदर मैंने आपको जीए बता दिया, ठीक है। क्या पढ़ा रहा हूं मैं आपको, मेटा ह्यूरिस्टिक एल्गोरिथम, और उसके अंदर फिर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी, जीए पढ़ रहे हैं, बराबर है। मैं आपको आई हैव जस्ट गिवन यू द ओवरव्यू,
आप ऐसा बोलो कि मेरे को एल्गोरिथम सॉल्व करके बता दो सर, तो वो इतना हम लोग के पास में टाइम नहीं है, क्योंकि हम लोग के पास में क्या है, समय का बहुत शॉर्टेज है। और यदि आप स्पेसिफिकली यदि बोलोगे कि सर ये एल्गोरिथम हमको देखना है, तो या फिर मेरे को मेरी एमटेक में यूज़ करना है, तो फिर आप पर्सनली आके मेरे से बात करिएगा, फिर अपन उसमें बात आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी आप दूसरा एग्जाम में जैसे एल्गोरिथम वगैरह पे क्वेश्चंस आएंगे, एग्जाम में किस पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा? एग्जाम में इवोल्यूशनरी एल्गोरिथम के बारे में भी आ सकता है। तो इवोल्यूशनरी एल्गोरिथम के अंदर जितने वो फ्लो चार्ट के अंदर मैंने एल्गोरिथम बता रखे थे, उसके बारे में आप थोड़ा थोड़ा सा लिख दीजिए, उसकी स्टेप लिख दीजिए, उसका फ्लो चार्ट बना दीजिए। ओनली थ्योरेटिकल होगा? हाँ, थियोरेटिकली होगा, ठीक है। फिर अब एक और नई टेक्निक आई जिसको बोला अपन ने सिमुलेटेड एनीलिंग, जिसको हम लोग ऐसे बोलते हैं। ये एल्गोरिथम जनरली एक रियल लाइफ प्रॉब्लम के लिए एल्गोरिथम बनाया गया है। इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, जैसे आप देखते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियर्स कुछ इरेक्शन वर्क करते हैं, तो जनरली ये क्या है, टेम्परेचर पे बेस्ड एक एल्गोरिथम है, जिसका आप फॉर्मूला देख रहे होंगे, P डेल्टा E कैपिटल है ना, इज इक्वल्स टू स्मॉल e माइनस डेल ई अपॉन में K इंटू टी। ये क्या है, इसी सिमुलेटेड एनालॉग का आपने एक छोटा सा फॉर्मूला देख रहे हो आप। ये क्या है, दिस इक्वेशन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ प्रोबेबिलिटी। और ये जो इक्वेशन है, ये एनर्जी बेस्ड इक्वेशन दिख रही होगी आपको, है ना। वी कैन कैलकुलेट दिस वैल्यू गिवन सम एनर्जी मैग्नीट्यूड एंड सम टेम्परेचर टी अलॉन्ग विद द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो ये क्या है, एक एम्पेरिकल फॉर्मूला है। इस एम्पेरिकल फॉर्मूले के अंदर ही हम लोग क्या लगाते हैं, एल्गोरिथम लगाते हैं, ठीक है ना। तो वो एल्गोरिथम आप जब देखोगे इसको, तो आप देखेंगे क्या कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट जैसे क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को हीट करते हैं, है ना, मैकेनिकल इंजीनियर क्या करता है, उसकी वेल्डिंग वाली मशीन को चालू करता है, उसका टेम्परेचर धीरे 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 बढ़ता है या सडन बढ़ जाता है। इट्स डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ वेल्डिंग डेट द पर्सन एट डेट टाइम वो यूज़ करता है उसको, ठीक है ना। तो क्या होता है, आप स्टार्टिंग में देखेंगे कि स्टार्टिंग पॉइंट से फिर वो धीरे धीरे, क्या देखो यहाँ पे लिखा होगा, सिमुलेटेड एनालिंग मिमिक्स द फिजिकल एनालिंग प्रोसेस but is used for optimizing parameter in a model. This process is a very useful situation where there are a lot of minima such that algorithm gradient descents would be stuck at. मतलब जिस तरीके से वो उस चीज़ को हीट करता है ना, फिर उसको गर्म करने के बाद में फिर उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देता है ना, उसका जो कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को इस सिमुलेटेड एनालिंग में यूज़ किया है, बराबर है। एम्पेरिकल फॉर्मूला इज बेस्ड ऑन द वर्किंग ऑफ, ये जो आप देख रहे हो, ये जो वर्किंग देख रहे हो, इसके ऊपर डिपेंड जरूर कर रहा है, लेकिन उसके कंसेप्ट के ऊपर ये एल्गोरिथम डिपेंड करता है। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? वेल्डिंग करने वाला वेल्डिंग कर रहा है, लेकिन उसकी जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के ऊपर ये सिमुलेटेड एनालिंग जो है वो डिपेंड करता है, ठीक है ना। सो दिस प्रोसेस वेरी यूजफुल सिचुएशन वेयर देयर लॉट ऑफ, मतलब ऐसी सिचुएशन है ये जहाँ पर आपको बहुत सारी मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम चाहिए और बहुत सारे मिनिमम वैल्यू चाहिए। ये आप देख रहे हो, यहाँ से स्टार्ट हुआ आपका काम, फिर वो धीरे 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 कम हुआ, तो आपको सबसे नीचे वाली वैल्यू आपको आपके फंक्शन में चाहिए। फिर ये ऊपर हो गया, नहीं मेरे को ऊपर वाली वैल्यू से कोई मतलब नहीं, मेरे को सबसे नीचे वाली वैल्यू चाहिए। मतलब इस पूरे फंक्शन में सबसे लोअर वैल्यू जो आएगी मेरी, ग्लोबल वैल्यू, मतलब सबसे कम वैल्यू आएगी। मान लो जैसे वो वाला फंक्शन था हमारा, उसमें हमारी लोकल वैल्यू आ रही थी 12 और पहले वाले की वैल्यू क्या आ रही थी, एक तो हमारी वैल्यू आ रही थी 12 और दूसरी हमारे पास में आ रही थी वैल्यू 22। मेरे को इससे भी कम वैल्यू चाहिए, तो फिर मैं क्या करूँगा, मान लो मेरे को जीए नहीं समझ में आ रहा है, या मेरे को जीए की जो भी मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है वो समझ में नहीं आ रही है, या ऐसा मैं बोलूँ कि मेरे को जीए से मेरा सिमुलेटेड एनालिंग को कंपैरिजन करना है, तो मैं दोनों में से बेस्ट जो भी मेरा रिजल्ट आएगा उसको मैं ऑप्ट करूँगा, बराबर है ना। ठीक है, तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू मैंने आपको दिया है। अभी यहाँ पर मैंने आपको कोई एग्जाम्पल नहीं बताया है ना, तो ये अब आप यहाँ पर आप देखेंगे कि इस एल्गोरिथम का एग्जाम्पल यहाँ से चालू हुआ है। जैसे आप देखोगे यहाँ पे कि कैसे स्टार्ट किया, वहाँ पे भी आपने इनिशियलाइजेशन किया था, यहाँ पे भी आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इनिशियलाइजेशन कर रहे हो, बराबर है। लेकिन उसकी मेथड में और इसकी मेथड में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो जो एल्गोरिथम था वो पॉपुलेशन बेस्ड एल्गोरिथम था,
ये जो एल्गोरिथम है ये क्या है, इट इज़ बेस्ड ऑन बेसिकली ऑन व्हाट कंसेप्ट, इट इज़ अ बेसिकली टेम्परेचर कंसेप्ट पे डिपेंड करता है ये, या ऐसा मैं बोलूँ कि वो जो एम्पेरिकल फॉर्मूला सिमुलेटेड एनीलिंग में यूज़ किया था वो पी कैपिटल डेल्टा ई इज इक्वल्स टू स्मॉल ई है ना, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। लॉजिक जो है वो सारे आपके उस फॉर्मूले पे ही चल रहे हैं, यहाँ पे देख रहे होगे आप, तो ठीक है ना। तो इसमें अलग अलग इनने फंक्शन लगा रखा है, अलग अलग वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर रखी है, इतना डिटेल में हम लोग जा नहीं पाएंगे, लेकिन आप इसमें देखोगे तो लास्ट में आप देखोगे सब चीज़ें वही यूज़ हो रही है, इनिशियल टेम्परेचर है ना। एक इसने नया रूल निकाल दिया, जैसे हम लोग वहाँ पर क्रॉस ओवर म्यूटेशन सिलेक्शन कर रहे थे, यहाँ पर इन्हें नए रूल लगा दिए, लीनियर रिडक्शन रूल, ज्योमेट्रिक रिडक्शन रूल, स्लो डिक्रीज रूल। जो आपको करना हो आप इसको फॉर्मूले को यूज़ करो, एक में माइनस किया, एक में मल्टीप्लाई किया, एक में डिवाइड किया है, दिख रहा है। इट्स डिपेंड अपॉन योर यूज़, कैसे करना है, ठीक है। फिर लास्ट में जब आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक कम से कम आपका फॉर्मूला है ना, कम से कम आपकी मिनिमाइजेशन की जो भी अप्रोच होगी वो आपको यहाँ पे दिखेगी। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, मैं आपको इसमें थियोरेटिकली बता रहा हूँ, कैलकुलेटिव पार्ट नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि कैलकुलेटिव पार्ट में बताऊँगा अभी मेरे पास में 10 एल्गोरिथम और है, ठीक है ना, तो इतना जल्दी मैं वाइंड अप नहीं कर पाऊँगा और इतना आपके सिलेबस में है भी नहीं। वी हैव टू जस्ट ओवरव्यू द एल्गोरिथम, एल्गोरिथम का ओवरव्यू लेना है अपने को कि इसके अंदर क्या क्या स्टेप्स होती है, कौन सा एल्गोरिथम किस कंसेप्ट पे वर्क करता है। समझ में आ गया श्रुति? तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब आप देख रहे होगे इसमें, जैसे उसके अंदर उसके अलग एप्लीकेशन थे, इधर इसके अलग एप्लीकेशन है। अब यहाँ पर एक इनने बोला ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, ये जीए ने कवर किया था क्या? नहीं किया था, ठीक है ना। ये प्रॉब्लम को अब सिमुलेटेड एनीलिंग एल्गोरिथम में हम लोग कवर कर सकते हैं। अब जैसे आप कंस्ट्रक्शन में काम करने जाओगे तो आप देखते हो कि आपका शेड्यूलिंग जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होता जाता है। कैसे चेंज होता है? मान लो आपका प्रोजेक्ट है, आपने बोला कि 365 दिन होते हैं, उन 365 दिन में 280 दिन वर्किंग होते हैं और 280 वर्किंग जो डे होते हैं उसमें मेरे को मेरा प्रोजेक्ट ख़त्म करना है। लेकिन हुआ ऐसा कि बरसात में पानी बहुत ज़्यादा गिर गया और आपका जो 280 दिन का टारगेट ड्यूरेशन में आपको वर्क करना था, वो टारगेट ड्यूरेशन वर्क क्या हो गई, पूरी की पूरी प्लानिंग क्या हो गई, ख़त्म हो गई। वो 280 दिन जो है वो कहीं ना कहीं आपके 50 दिन एक्सटेंड हो गए, क्योंकि 1.5 महीने तक पानी गिरता रहा। तो आप क्या करोगे? शेड्यूलिंग तो आपकी बिगड़ गई। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? उस शेड्यूलिंग को अपडेट करना पड़ेगा और अपडेट करने के बाद में फिर वापस से उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी और उसके हिसाब से फिर आपको अलोकेशन करना पड़ेगा। तो ये एल्गोरिथम वहाँ पर आपको मदद करेगा। तो शेड्यूलिंग जहाँ पर ये प्रॉब्लम होती है वहाँ पर हम लोग इस एल्गोरिथम को यूज़ करके हम कहीं ना कहीं उस प्रॉब्लम को सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप देख रहे हो, लिखा हुआ है स्क्रीन पे। आसानी से इम्प्लीमेंट हो जाता है, आसानी से यूज़ हो जाता है, आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन बहुत अच्छे से मिलते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स के। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है? ये बहुत समय लेता है रन करने के लिए, ठीक है ना। और देयर इज़ अ लॉट ऑफ ट्यूनेबल पैरामीटर इन दिस एल्गोरिथम, बहुत सारे पैरामीटर, जैसे वो अपन ने देखा था बहुत सारे रूल थे, अल्फ़ा बीटा ये वो, अलग अलग कांस्टेंट है ना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और अलग अलग कांस्टेंट इसमें भी अवेलेबल है। तो ये थोड़े से प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, बराबर है। अब आया अपना तीसरा एल्गोरिथम। अभी मैंने 2 एल्गोरिथम पढ़ाया आपको, पहला एल्गोरिथम पढ़ाया मैंने जीए और दूसरा मैंने आपको पढ़ाया क्या? सिमुलेटेड एनएल, मतलब एनीलिंग जिसको हम बोलते हैं ऐसे। तीसरा एल्गोरिथम आ गया आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, या न्यूरल नेटवर्क भी आप बोल सकते हो। न्यूरल नेटवर्क और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होता क्या है? हैज़ प्रोवाइडिंग एन एक्साइटिंग अल्टरनेटिव मेथड फॉर सॉल्विंग अ वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम इन डिफरेंट फील्ड ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग। एक ही प्रॉब्लम को अलग अलग तरीके से सॉल्व करने के लिए या हमको एक अप्रोच देता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, बराबर है ना। अब ये जितने भी आप देख रहे हो, क्या जितने भी आप अलग अलग चीज़ें देख रहे हो, जैसे आप फॉर एग्जांपल डीप सीक की बात करो, चैट जीपीटी की बात करो, ये क्या है?
इसने क्या किया, गूगल जो है वो इसका डाटाबेस है। क्या है? गूगल इसका डाटाबेस है। अब आप जो भी इनपुट देते हो, जैसे मान लो आपने लिख दिया क्या, हाउ टू राइट एप्लीकेशन, तो वो क्या करेगा, गूगल का डाटाबेस में जहाँ पर भी एप्लीकेशन लिखने का तरीका होगा वो आपको उठा के उस प्लेटफॉर्म में दे देगा। तो उसने किया क्या, उसके पीछे फिलॉसफी क्या थी, उसके पीछे भी एक एल्गोरिथम वर्क कर रहा था या एक एआई वर्क कर रहा था, जिसकी हेल्प से, और वो जो एआई है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई एक एल्गोरिथम पे वर्क करता है। वो एल्गोरिथम, इनमें से कोई सा भी एल्गोरिथम वो यूज़ करते होंगे, ये होगी कंपनी वालों को पता होगा कि भैया कौन सा एल्गोरिथम यूज़ करते हैं, बराबर ना। पर दे हैव यूज सम एल्गोरिथम विद द हेल्प ऑफ दैट दे हैव गिव सम आउटकम, है ना। वो आउटकम जो होता है वो हमको बेस्ट और ऑप्टिमल हमारे सामने हमारी स्क्रीन पे हमको दिख जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, बराबर है। अभी ये फ्री चल रहा है, कुछ दिनों बाद में ये पेड हो जाएगा, ठीक है ना। अभी तो अपने को आदत डाल रहा है, फिर उसके बाद में कुछ दिनों बाद में इसको पेड कर देंगे, ठीक है ना। बट अल्टीमेटली व्हाट दे हैव रिड्यूस, मतलब हमारी इफिशिएंसी को रिड्यूस करना है, क्योंकि हम लोग पहले के टाइम में मैनुअली उसको यूज़ करते थे और अब हम लोग उसकी हेल्प से यूज़ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमको कंसेप्ट के बारे में कुछ नहीं पता है, हमको सिर्फ आउटपुट से मतलब। तो ये जो चीज़ें कंसेप्ट हैं, ये मैं आपको यहाँ पर आप देख रहे होगे, अलग अलग एल्गोरिथम आपको दिखेंगे यहाँ पे। इनका कुछ ना कुछ एक जैसे हर कंपनी का कोई एक ऑब्जेक्टिव होता है, ऐसे ही हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हर एल्गोरिथम का एक अलग अलग ऑब्जेक्टिव है, अलग अलग फिलॉसफी है, अलग अलग डेवलपमेंट है, अलग अलग एडवांटेज है, अलग अलग डिसएडवांटेज है, ठीक। तो साइंस और इंजीनियरिंग की फील्ड में अलग अलग एल्गोरिथम यूज़ करते हैं। जैसे दिस आर्टिकल इज ट्राइंग टू गिव अ रीडर की होल आइडिया अबाउट ANN क्या होता है, क्यों ANN को डेवलप किया गया, ANN को डेवलप करने के लिए अलग अलग मॉडल्स अवेलेबल होते हैं और उनकी कुछ आउटलाइन होती है, वो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। न्यूरल नेटवर्क कहाँ से आया, न्यूरल नेटवर्क? ह्यूमन ब्रेन हैज़ मैनी इनक्रेडिबल कैरेक्टरिस्टिक सच एज मैसिव पैरेललिज्म, डिस्ट्रीब्यूटेड रिप्रेजेंटेशन, कंप्यूटेशन, लर्निंग एबिलिटी, जनरलाइजेशन एबिलिटी, अडाप्टिविटी, विच सीम सिंपल बट इट इज़ रियली कॉम्प्लिकेटेड। अब हमारा जो दिमाग है, आप देखते हो कोई चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रहती है, कोई चीज़ आप बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट भी कर देते हो, कोई चीज़ याद ही नहीं रहती है, उस चीज़ को आप रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाते हो। तो जब याद ही नहीं रहेगी तो रिप्रेजेंट कैसे करोगे? तो आपके दिमाग के अंदर अलग अलग तरीके के न्यूरल्स नेटवर्क अवेलेबल है, उसमें से भी आप देखते हो कि जो भी इनक्रेडिबल चीज़ आपको मिलती है, जो ऐसी चीज़ होती है, जैसे पहले वही वाली बात है ना, सुबह उठ के पढ़ने से ज़्यादा याद रहता है, ये सब क्या है? ये आपने क्या किया, एक थंब रूल आपका निकला कि भैया सुबह का जो टाइम होता है एक्चुअल में वो हमारा कैचिंग पावर बहुत ज़्यादा रहता है ब्रेन का, ठीक है ना। तो ये क्या है, हमारे ब्रेन्स के अंदर ही बहुत सारे न्यूरल्स अवेलेबल है और उसमें से हम उसको समझ लें कि हमारे को ये वाला टाइम हमारे लिए सूटेबल है, ये वाला टाइम हमारे लिए ऑप्टिमल है, जिसमें हमको ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिलता है। तो ये सब चीज़ें एक्चुअल में, ये जो कंसेप्ट है, ये ह्यूमन ब्रेन के थ्रू ये न्यूरल नेटवर्क का कंसेप्ट आया। इट हैज़ अ ड्रीम फॉर अ कंप्यूटर साइंटिस्ट, एक ड्रीम था कंप्यूटर साइंटिस्ट का, टू क्रिएट अ कंप्यूटर को बनाना ताकि वो सॉल्व कर सके कठिन से कठिन प्रॉब्लम को फास्ट एकदम, ठीक है ना। तो इस तरीके से है इस न्यूरल नेटवर्क का डेवलपमेंट हुआ। किसने किया, ये देख रहे हो आप, है ना, मैक्यूलोच एंड पीट्स ने इसका वर्क 1940 में स्टार्ट किया। फिर 1960 में एक रोसेन ब्लेड करके साइंटिस्ट हुए, उनने इसके कन्वर्जेंस थ्योरम पे वर्क किया। फिर मिन्स्की और पेपरेट ने इसकी लिमिटेशन पे वर्क किया और फिर 1980 में वोब्स और होपफील्ड ने इसको एनर्जी की टर्म्स में कन्वर्ट किया। तो इस तरीके से ये इस तरीके का आप देख रहे होंगे ओरिजिन क्रिएट हुआ। इसी का आप बायोलॉजिकल नेटवर्क आप देखोगे, है ना, ये बहुत मतलब टिपिकल एल्गोरिथम है। इसमें अलग अलग नेटवर्क्स आप देख रहे होंगे, उसमें से एक ये छोटा सा बॉडी का सेल देख रहे हो आप, ये देख रहे हो ना। फिर ये किस तरीके से धीरे धीरे इसने इसका नेटवर्क क्रिएट किया, है ना। ये सब एक फिलॉसफी पे न्यूरल नेटवर्क वर्क करता है, ठीक है ना। ये आप देखो यहाँ पे, ये सब है ना, क्या है, एक नेटवर्किंग वाला एल्गोरिथम है, जो एक प्रोसेस जिसमें एक लर्निंग होती है ना, ये इस तरीके से।
ये आपको एग्जांपल बताया हुआ है मैंने कि वो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क किस तरीके से वर्क करता है। ये आप आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, दिख रहा है? अब आप इसमें देखो ध्यान से, एक न्यूरॉन है और आपने इसमें यहां पर एक x1 x2 से लगा के xn तक आपके पास में एक इनपुट है। अब आपने उस इनपुट को दिया और कुछ वेटेज ले लिया, मान लो मैंने एक इनपुट माना x1 और उस x1 को एक w1 क्या ले रहा हूं मैं, एक वेइंग फैक्टर ले रहा हूं। क्या ये मेरा इनपुट है और ये मेरा क्या है, वेटेज है। क्या है, एक मैंने वेट लिया w1 कि मैं x1 में यदि w1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को क्या करना है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है, ठीक है ना। तो इसको इसमें मल्टीप्लाई करा, इसको इसमें मल्टीप्लाई करा, इसको है ना, इसको इसमें मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई किया। सेम एज इट इज प्रोसेस मैंने कहाँ तक करी, इसकी xn वैल्यू तक और इसकी x1 वैल्यू तक, और सबको मल्टीप्लाई करने के बाद में मैं कहाँ पहुँच गया, मेरे पास में एक सिस्टम डेवलप हो गया जिसको मैंने बोल दिया न्यूरॉन। जितने भी आपने इनपुट दिए वो सब कहाँ पर स्टोर हो गए, एक सिस्टम के अंदर स्टोर हो गए। अब उस सिस्टम को स्टोर करने के बाद में आपने आउटपुट क्या चाहा, आपने ये चाहा कि मैं बहुत सारे इनपुट दूं लेकिन मेरे को दो ही आउटपुट मिले, एक तो y1 मिले और दूसरा क्या मिले, y2 मिले। ठीक, क्लियर है ना। और ये y1 और y2 क्या है, ये y1 और y2 एक्चुअल में यदि आप उसको समझने की कोशिश करोगे, ठीक है ना, तो अल्टीमेटली क्या है कि मान लो आपने 10 इनपुट दिए, 10 इनपुट क्या दिए कि मैंने मेरा कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट किया, तो मेरे को उसको अलग अलग वर्क में डिवाइड करना पड़ेगा। फिर मैंने देखा कि मेरे जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है उसकी डायरेक्ट कॉस्ट अलग अलग होगी और जो मेरे पे डेली लेबर काम कर रही है, डेली में कोई इलेक्ट्रिसिटी खर्चा हो रही है, उसमें इनडायरेक्ट कॉस्ट अलग अलग होगी। लेकिन मेरे फैक्टर्स बहुत अलग अलग थे। कैसे अलग थे कि मेरा बीम का वर्क अलग चल रहा था, मेरा कॉलम का वर्क अलग चल रहा था, मेरा स्लेब का वर्क अलग चल रहा था, मेरा शटरिंग का वर्क अलग चल रहा था, मेरा कॉन्क्रीटिंग का वर्क अलग चल रहा था। ये सब क्या आपकी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है। तो 10 मेरे पास कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो गई, लेकिन मेरे को आउटपुट क्या चाहिए, मेरा आउटपुट ये चाहिए कि मेरी टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट, जो कि डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट हो सकती है, दोनों का सम होगा तो टोटल कॉस्ट मेरी या तो मिनिमाइज हो जाएगी या फिर क्या हो जाएगी, मैक्सिमाइज हो जाएगी। सो व्हाट वी हैव टू डू, आपको आपकी प्रॉब्लम का न्यूरल नेटवर्क बनाना है या न्यूरल नेटवर्क समझना है, तो ये अलग अलग चीज़ आपको एल्गोरिथम में समझनी पड़ेगी और फिर उसका एप्लीकेशन आपको लगाना पड़ेगा। मतलब आप इसको ऐसा समझो कि जैसे प्रॉब्लम मेरी एक ही है, मान लो कंस्ट्रक्शन की प्रॉब्लम, इसमें मैं यदि जीए लगाना चाहूँगा तो क्या करूँगा, तो यदि मैं उसमें जीए लगाना चाहूँगा तो मेरे को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मेरे प्रोजेक्ट की सबसे मिनिमम कॉस्ट क्या है और सबसे मैक्सिमम कॉस्ट क्या है। ये तो गई जीए की बात, क्योंकि जीए इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन इनिशियलाइजेशन प्रोसेस पे डिपेंड करता है, उसमें मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू आपको पता होना चाहिए, उसके बाद आप जीए लगा पाओगे। अब आप बोलोगे सिमुलेटेड टनलिंग लगाना है, तो अब आपको ये पता करना पड़ेगा कि वो जो आपका एल्गोरिथम है, यदि मैं सिमुलेटेड एल्गोरिथम की बात करूँ, इसके पहले वाले एल्गोरिथम की, और उसमें मेरे को यदि कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी लगानी है तो फिर वो कैसे वर्क करेगा, उसके लिए फिर आपको ध्यान करना पड़ेगा ये चार्ट, इसका फ्लो चार्ट अलग है, उसका फ्लो चार्ट अलग है। इसका फ्लो चार्ट जो है इसकी प्रोसेस को बता रहा है, ऐसे जीए का भी एक फ्लो चार्ट होगा, वो उसकी प्रोसेस को बताएगा। ऐसे ही आपका न्यूरल नेटवर्क है, ये इसका प्रोसेस अलग है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से वर्क करता है, दिख रहा है स्क्रीन पे। आपने कुछ इनपुट दिया, कुछ चीज़ आपकी हिडन है और उस हिडन चीज़ में ही आपका वो जो 10 इनपुट थे उसमें से जो भी आपको ऑप्टिमल वैल्यू चाहिए थी वो उसने आपको आउटपुट निकाल के उसका दे दिया, ठीक है ना। तो इसमें एक इनपुट लेयर होती है, एक हिडन लेयर होती है और एक आउटपुट लेयर होती है, ठीक है। इट इज़ समथिंग लाइक दैट। ये पूरी एक थ्योरी में बता रहा हूँ आपको एल्गोरिथम की, अभी कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो हमने लर्निंग क्या सीखी एएन से, कि हमने लर्निंग ये सीखी कि व्हाट इज द लर्निंग प्रोसेस इन अपडेटिंग नेटवर्क आर्किटेक्चर कनेक्शन वेट सो डेट नेटवर्क कैन बी
इफिशिएंटली परफॉर्म अ टास्क। हमने उसका एक इनपुट प्रोसेस देखा, उसमें कोई एक वेइंग फैक्टर को मल्टीप्लाई किया और उन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद में हमने ये देखा कि हमारा टास्क जो है वो इफिशिएंटली वर्क कर ले। ये हमको कौन बोलता है? ANN बोलता है। बराबर है। क्या क्या लर्निंग सोर्स है इसमें? लर्निंग सोर्स क्या क्या अवेलेबल है वो आप देख रहे होगे आपकी स्क्रीन पे, है ना, कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ ANN। इसके अलग अलग ट्रेनिंग पैटर्न होते हैं, वो अपने को समझने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये एक बिल्कुल एकदम ओवरव्यू दिया है मैंने आपको। ठीक है ना, ये आपको मैं स्लाइड भी शेयर कर दूंगा। ऐसे करके हम लोग इसकी अलग अलग एल्गोरिथम के बारे में समझेंगे। फिर एक और नया एल्गोरिथम आ गया, फजी ऑप्टिमाइजेशन। ये क्या है? तो ऐसे इसकी अलग अलग थ्योरी है, ये आप पढ़ना चाहोगे तो इसमें आप देखना। ठीक है ना, तो ये सेट थ्योरी होती है बेसिकली। एक एग्जांपल मैंने दिया हुआ है कि मान लो आपने 20 से लेकर 30 तक एक कोई इंटीजर नंबर को सेट कर लिया है और फिर आप क्या चाह रहे हो, इस नंबर में से आप क्या करना चाह रहे हो, फजी को लगाना चाह रहे हो। तो इसमें क्या होता है, इट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन, ये आप देख रहे हो सबसेट पे वर्क करता है। यहाँ पे लिखा ना म्यू है एक्स, इसकी वैल्यू अलग है। एक्स जो है वो ए का एलिमेंट है और 0 जो है वो भी एक्स के अंदर का एक एलिमेंट है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप जब देखोगे तो यहाँ पर आप उसी को उसने जनरेट कर दिया यहाँ पे कि एक्स की वैल्यू इतनी आ गई और फिर उसी में से डिमांड सप्लाई करने के बाद इसने इसमें फजी सेट थ्योरी लगाई है ना। इसमें मतलब अलग अलग चीज़ें हैं, इतना अपन पढ़ेंगे तो परेशान हो जाएंगे, पर अपन समझे कि इसका ऑप्टिमाइजेशन का प्रोसेस जो है वो सबके लिए अलग अलग वर्क करता है। अलग अलग ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम है, अलग अलग कंसेप्ट अवेलेबल है इसमें, वो आप इसकी केवल थ्योरी पढ़ लेना, है ना, इसका कंसेप्ट पढ़ लेना कि फजी ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है। ठीक है, फिर अब जब आप इसका जो एप्लीकेशन समझना होगा आपको, तब आप आपकी डिसर्टेशन 2 में इसमें से कोई सा भी एक एल्गोरिथम आप पढ़ के उसको आप आपकी थ्योरी में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना, इसमें से बेस्ट कौन सा है उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी। तो थर्ड यूनिट में जो मेन जो चीज़ थी वो यही थी कि आपके एल्गोरिथम जो है वो कितने टाइप के होते हैं, ये आपको समझना है। ठीक, एल्गोरिथम की, हर एल्गोरिथम की आपको डेफिनेशन समझनी है। हर एल्गोरिथम का आपको एक फ्लो चार्ट बनाना है स्टेप वाइज, कि इसमें क्या स्टेप होती है, इसमें क्या स्टेप होती है, इसमें क्या स्टेप होती है। ठीक है ना, तो GA सिमुलेटेड एनेलिंग से अलग है और सिमुलेटेड एनेलिंग से फजी ऑप्टिमाइजेशन भी अलग है और ANN भी अलग है। तो आपके जो सिलेबस में आई थिंक ये 4 ही एल्गोरिथम थे, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा बाइंड अप किया था 4 एल्गोरिथम में ही, है ना। और भी कोई एल्गोरिथम हो तो आप मेरे को बताना। मेरे को लगता है 4 एल्गोरिथम के बारे में आप थोड़ा सा डिटेल में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपके नोट्स जो है वो आप इस स्लाइड से भी बना सकते हो और आपके पास में कोई दूसरा सोर्स अवेलेबल हो तो आप उसमें से भी इसको बना सकते हो। ठीक है, ये मैं आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे ये एल्गोरिथम है, मान लो कोई एल्गोरिथम है, ये आप इस तरीके से इसको स्टडी करेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसका पहले डेवलपमेंट, ठीक है, फिर दूसरा उसकी थ्योरी, या ऐसा मैं बोलूँ स्टेप्स। ठीक है, फिर चौथा क्या आ जाएगा उसका, थ्योरी स्टेप्स तो आ गई। इसके बाद में आप इसका बना देना फ्लो चार्ट। ठीक है ना, जनरल फ्लो चार्ट जो होगा। फिर आप आ जाना इसके लिमिटेशंस पे, फिर आप आ जाना इसके एडवांटेज या समझ गए आप। ये एल्गोरिथम जो है, आप कोई सा भी एल्गोरिथम पढ़ो, चाहे आप GA पढ़ो, ठीक है ना, चाहे आप ऐसे पढ़ो, चाहे आप ANN पढ़ो, ठीक है, या फिर चाहे आप अभी लास्ट में जो मैंने आपको बताया था फजी पढ़ो। फजी, हाँ जी, ये सब फजी लास्ट। ठीक है। आपको इस यूनिट में इन सब चीज़ों से क्या क्रिएट हुआ, आपका जो यूनिट का नाम था वो था क्या, सॉफ्ट कंप्यूटेशन। क्या था कि आप विद द हेल्प ऑफ सम सॉफ्टवेयर जो बेसिकली किसी एल्गोरिथम पे डिपेंड होता है, जैसे आप देखोगे मैटलैब,
तो मेटलैब के अंदर आपको GA मिल जाएगा, ANN मिल जाएगा, फजी मिल जाएगा। ऐसे मेरे को लगता शायद इसमें नहीं मिल पाएगा, तो ऐसे करके ध्यान रहे मैं आपको जो बता रहा हूँ ये हमारी रिसर्च की मेथडोलॉजी बता रहा हूँ, और रिसर्च मेथड्स क्या क्या होती है ये बता रहा हूँ, किस किस तरीके से आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आप किस तरीके से आपकी थीसिस को आगे बढ़ा सकते हो डिसर्टेशन 2 में या डिसर्टेशन 1 में, आपकी अप्रोच कैसी हो। इसलिए फिर मैंने आपको बताया, सबसे पहली यूनिट में मैंने आपको बताया कि कैसे आपको आर्टिकल को पढ़ना है, कैसे उसको लिटरेचर रिव्यू में लिखना है, कैसे उसका रेफरेंस में साइट करना है। ये सब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, स्टेप पढ़ रहे हैं, हमारी रिसर्च की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और उसी रिसर्च में हमारे पास एक बहुत बड़ा टूल होता है जो होता है सॉफ्टवेयर, जो होती है सॉफ्ट कंप्यूटिंग, जो कि हम लोग किसी सॉफ्टवेयर से करते हैं। और जितने भी जो सॉफ्टवेयर है वो किसी एल्गोरिथम पर डिपेंडेंट है, और वो जो एल्गोरिथम है वो मैं आपके सामने 2-3 एल्गोरिथम में निकाल के लेके आया और आपको मैंने बताया। इन एल्गोरिथम से बहुत अच्छे एल्गोरिथम्स भी हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे सिलेबस में है, इसलिए मैंने आपको इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा एक ओवरव्यू दिया है। और यदि इसमें किसी को कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। और दूसरी चीज़, कैसे आपको आपकी थ्योरी बनानी है वो मैंने आपको एक स्टेप दे दी है, इसलिए मेरे से बाद में मत पूछना कि सर इतना सारा आपने दे दिया, इसमें से तो बहुत सारी स्लाइड हैं, हम कैसे प्रिपेयर करें। मैंने आपको एक छोटा सा सिर्फ एक छोटा सा मटेरियल दिया है, इसके अलावा दूसरा भी आप लोग प्रेफर कर सकते हैं, और प्रेफर करने के बाद आपको लिखना किस तरीके से वो मैंने आपको एक गाइडलाइन दे दी है कि उसका डेवलपमेंट कब हुआ, उसकी थ्योरी, उसका स्टेप, इनिशियलाइजेशन, इवेल्यूशन, ये की बात कर रहा हूँ मैं, इनिशियलाइजेशन, इवेल्यूशन, फिर उसके बाद में क्रॉसओवर, है ना, सिलेक्शन, म्यूटेशन, ये सब इसकी प्रोसेस है, ये आपको इसमें लिखना है। उसका फ्लो चार्ट होगा, जरूर मिलेगा आपको, मैंने जो आपको पहला पेपर दिया था मेरा, उसके अंदर आपको GA का फ्लो चार्ट मिलेगा। ऐसे ही दूसरे एल्गोरिथम के भी फ्लो चार्ट मिलेंगे। फिर उसके बाद में उसकी लिमिटेशन तो होगी भैया GA की कुछ ना कुछ, वो भी लिखना है। फिर एडवांटेज और उसके डिसएडवांटेज, ये आपका पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन जो है 3rd यूनिट में कवर होता है। नेक्स्ट में क्लास में अपन 4th यूनिट स्टडी करेंगे, बराबर है। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। रही बात आपकी SPSS की, तो SPSS में जैसे अभी मेरे को श्रुति ने बताया था कि सर वो मैंने एनोवा सॉल्व किया है ना, और क्या प्रॉब्लम आई आपको? जो टेबल की वैल्यूज दे रहे थे उसमें वो ले नहीं रहा था, मतलब इंडिपेंडेंट फैक्टर और डिपेंडेंट फैक्टर में प्रॉब्लम हो रही थी। तो आपने फिर वो ट्यूटोरियल देखा था, ट्यूटोरियल जो मैंने YouTube के लिए लिंक शेयर करी थी आपको? हाँ सर देखा था, पर वो इसमें से चूज नहीं हो पाया, जैसे अपना न्यूमेरिकल हमने असाइनमेंट में किया उसको मैं सॉल्व कर रही थी, करने की कोशिश। ठीक है, तो एक बार कॉलेज में आके मिलना मेरे से, है ना, अपन उस पर सॉल्व करेंगे। और यदि आपको मैंने जैसे बताया था कि आपको यदि ईजी वे में यू हैव टू फाइंड आउट द इनोवा मॉडल और वी कैन से कंप्यूट द इनोवा मॉडल, देन वी यूज़ एन सॉफ्टवेयर जिसका मैंने आपको नाम बताया था, ओरिजिन सॉफ्टवेयर, उसमें आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हो। और यदि फिर भी आपको यदि SPSS में सॉल्व करना है, डेफिनेटली वी विल डिस्कस, है ना, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, है ना। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा इधर आना पड़ेगा मेरे पास में, क्योंकि मैं क्या उसको ऑनलाइन तो इतना बता नहीं पाऊँगा, क्लियर है ना। और बहुत से लोग उसको सिर्फ थ्योरी पढ़ना है, क्योंकि अपने सब्जेक्ट में थ्योरी है, उसका एप्लीकेशन तो अभी इतना अपने को है नहीं। तो जैसा कि आपने MST में भी देखा, मैंने SPSS के बारे में पूछा नहीं। SPSS मैंने इसलिए नहीं पूछा क्योंकि बहुत से लोगों को समझ में आया नहीं आया, लेकिन मैंने इनोवा के बारे में ज़रूर पूछा, और इनोवा के बारे में मैंने आपको नोट्स भी दिए थे, क्योंकि सबसे पहले सॉफ्टवेयर सॉल्व करें उसके पहले हम लोग को ये ज़रूरी है कि हम लोग उसको खुद मैन्युअली सॉल्व करना सीखें पहले। तो इसलिए मैंने आपको सबसे पहले ये बोला कि आप पहले इनोवा मॉडल सॉल्व करना सीखो, उसके बाद मैं आपको सॉफ्टवेयर में बताऊंगा। अभी बहुत सारे बच्चों ने ऐसा किया है, मतलब स्टूडेंट ने ऐसा किया है कि MTech में अभी हाल से MST जो फर्स्ट आपका जो हो चुका है ना, बार बार बोलने के बाद भी आपने इनोवा सॉल्व नहीं किया, और बहुत सारे लोगों ने उसको सॉल्व MST में भी नहीं किया है, क्योंकि आई थिंक शायद उसके और में कुछ और था तो उनने वो कर लिया। लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं है कि मतलब वो इनोवा जो है वो काम का नहीं है, वो बिल्कुल काम का है आपके, क्योंकि वो ये क्या है, हाँ आप ही ने किया, बाकी किसी ने नहीं किया, बहुत कम लोगों ने किया, 2-3 लोगों की कॉपी में दिखा मेरे को इनोवा। तो कहने का मेरा मीनिंग ये है कि आप इनोवा को हल्के में मत लीजिए, इट इज़ बेसिकली अ स्टेटिस्टिकल मॉडल जो आपको कहीं भी काम आएगा। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, एल्गोरिथम, मॉडल, स्टेटिस्टिकल टूल, ये सब आपको थीसिस में काम आने वाले हैं, है ना। आप ऐसा सोच रहे हैं कि हम लोग, चाहे वो स्ट्रक्चर का हो, चाहे वो जियोटेक ब्रांच का हो, चाहे वो कोई सी भी ब्रांच का हो,
बिना एल्गोरिथम के, बिना सॉफ्टवेयर कंप्यूटिंग के आप कोई भी चीज़ को वैलिड नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जिसको लग रहा है बाउंसर जा रही है वो कृपया करके कॉलेज में आके एक बार मेरे से बैठ के बात कर ले, अब मैं उसको अकेले डिटेल में समझा दूंगा, है ना। क्योंकि मैं आपको यहाँ पे ओवरव्यू दे रहा हूँ, और यदि आपको उसको डिटेलिंग समझना है तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा और उसके लिए आना पड़ेगा। लेकिन फिर भी जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो सफिशिएंट है, और आपके सिलेबस में आरएम में सिर्फ एक ओवरव्यू ही है ना। उसका एप्लीकेशन तो आप खुद ही आपको सीखना पड़ेगा। तो मैं आपको एक गाइडलाइन दे सकता हूँ। आप मेरे से बोलो सर हमको जीएस सॉल्व करना है, तो बिल्कुल मैं जीएस सॉल्व करवा भी दूंगा आपको, लेकिन फिर आप डिसर्टेशन 2 में करोगे क्या। तो आपको कहने का मीनिंग ये है, डिसर्टेशन 2 में आपको पहले तो एल्गोरिथम बहुत सारे सर्च करने हैं। तो आप अभी ये बैठ के अभी आप ये सर्च करो कि आपके लिए सबसे बेस्ट एल्गोरिथम कौन सा है। ऐसा तो 50 एल्गोरिथम है, उन 50 एल्गोरिथम में से सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा रिजल्ट कौन देता है, अभी के ज़माने में कौन सा यूज़ हो रहा है, क्योंकि ओल्ड एज भी बहुत सारे यूज़ हो चुके हैं, है ना। तो उसमें सबसे बेस्ट रिजल्ट किसका आ रहा है वो अपने को अभी इस सेमेस्टर में समझना है कि जीए बेटर, फजी बेटर, सिमुलेटेड एनीलिंग इज बेटर, डिफरेंशियल इवोल्यूशन इज बेटर, बहुत सारे एल्गोरिथम है ना। तो ये चीज़ हम लोगों को इवोल्यूशनरी एल्गोरिथम आर बेटर देन अदर, है ना। बहुत सारे पार्टिकल्स फॉर्म ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम भी होते हैं, एंट कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन, इतने एल्गोरिथम है। जैसे मैंने आपको बताया, अभी मैंने जो चार्ट बताया था उसके अंदर 50 एल्गोरिथम थे। तो 50 एल्गोरिथम को आप सॉल्व करने बैठोगे, उसके बारे में समझने बैठोगे तो समझने बैठ सकते हो अभी। तो अभी आप ये देख लो, ओवरव्यू ले लो, और उसमें से सबसे ठीक ठाक कौन सा है अभी जो यूज़ हो रहा है वो यूज़ करके आप आपकी थीसिस में उसको कहीं ना कहीं इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, बराबर है। अभी आपको जो किस तरीके से पढ़ना है एल्गोरिथम को वो मैंने आपको एक स्टेप दे दी है। इसमें लिखने में, समझने में, कंप्यूटेशन करने में, है ना, क्या क्या उसमें प्रोसेस होती है वो पूरी आपको इसमें समझना है, और फिर उसके बारे में एक थोड़ी सी स्टडी करनी है जो कि आपको आगे जाके डिसर्टेशन 2 में काम आएगी, बराबर है। तो आज के लिए इतना बहुत है, और किसी को कोई डाउट हो तो वेल एंड गुड, आप ऑनलाइन भी मेरे से बात कर सकते हो, फ़ोन भी लगा सकते हो, और कॉलेज भी आ सकते हो, ठीक है। तो 3rd यूनिट अपनी यहाँ पे कवर होती है। अपन 4th यूनिट के लिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है।